पहला चैप्टर है आपका प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व। अगर हम ध्यान से देखें तो संक्रमण तत्व किसको बोलते हैं? हम जानते हैं कि आवर्त सारणी में एस और पी ब्लॉक के बीच पाए जाने वाले तत्वों को डी ब्लॉक तत्व या संक्रमण तत्व कहते हैं। इनमें 4 श्रेणियां हैं, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व है स्कैंडियम, वेनेडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। परमाणु क्रमांक 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो इनका होता है आर्गन 18 के बाद 4s2 3d1 3d2 3d3 4s1 3d5 यहां गड़बड़ होता है, फिर 4s2 3d5 3d6 3d7 3d8 तक कोई दिक्कत नहीं, फिर यहां गड़बड़ होता है 4s1 3d10 और ये 4s2 3d10। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 जगह हमको दिक्कत देखने को मिली, एक क्रोमियम में, एक कॉपर में। क्योंकि यहाँ 3 के बाद डी में 4 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, वहां 8 के बाद डी में 9 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था। गड़बड़ क्यों हुआ? तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लिखें 4s2 3d4 तो क्या होगा? इसको ना लिखते समय ऐसा लिखा करेंगे 3d4 4s2। तो 3d4 का मतलब हुआ डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक अस्थायी विन्यास है। अस्थायी इसलिए है क्योंकि आप देखिए डी कक्षक न तो अर्धपूरित आधा भरा है न पूरा भरा है, जबकि अगर वो आधा भरा होता यानी सब में 1-1 इलेक्ट्रॉन होता तो स्थायी होता, या सब में 2-2 इलेक्ट्रॉन होता तो भी स्थायी होता। तो यहाँ तो 4 में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 खाली है, ये स्थायी नहीं है। तो ऐसे में एस का 1 इलेक्ट्रॉन कूद के आ जाता है किसमें? ई। और अब आप देखिए कि डी में 5 हो गया, इसमें 1 है। ये अर्धपूरित अवस्था है जो कि अधिक स्थायी होती है, और प्रत्येक पदार्थ, परमाणु हो, अणु हो, तत्व हो, इलेक्ट्रॉनिक आयन हो, कोई भी हो, वो अपने आप को अधिक स्थायी अवस्था में रखना चाहता है। इसलिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये न लिख के हम क्या लिखते हैं? 3d5 4s1। ठीक ऐसा ही यहाँ पे भी है रीजन, ठीक है ना? यहाँ अर्धपूरित की जगह पूर्णपूरित हो जाएगा। चलिए दूसरा गुण हम देखेंगे, भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था की बात करें तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के सभी तत्व धातु है, ठोस है, कठोर है, कठोर धातु, ठीक है ना? प्रथम संक्रमण श्रेणी के सभी तत्व कठोर धातु है। धात्विक गुण बाएं से दाएं चलने पे पहले बढ़ता है फिर घटता है। क्यों? जैसे जैसे डी में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हुआ तो ज्यादा धातु
धात्विक गुण, 3 हुआ तो और ज्यादा, 4 हुआ तो और ज्यादा, 5 हुआ तो सबसे ज्यादा धात्विक गुण मिलेगा। लेकिन छठवां जैसे ही आएगा, जोड़ी बन गई, अयुग्मित 4 हो गए, कम हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, तो धात्विक गुण भी कम हो जाएगा। 7 में और कम हो गए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, 8 में और कम, 9 में और कम, 10 में और कम। तो जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, हम ये कहेंगे कि धात्विक गुण भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटेगी, वैसे वैसे धात्विक गुण भी कम होता जाएगा। अब आते हैं गलनांक और क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक। पहली बात तो ज्यादातर संक्रमण तत्वों के गलनांक ग्रेटर देन इक्वल टू 1000 डिग्री सेल्सियस है, यानी अधिकांश तत्वों का गलनांक क्वथनांक पर्याप्त अधिक है, बहुत अधिक होता है। गलनांक क्वथनांक अधिक होने का सीधा मतलब है कि इसके परमाणुओं, अणुओं या कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज्यादा है। तो हमको जानना है कि यहाँ जो आकर्षण बल है वो कौन सा है। यहाँ 2 तरह का आकर्षण बल काम करता है। पहला, एस कक्षक, बाह्यतम कोश के एस कक्षक के इलेक्ट्रॉन धात्विक बंध का निर्माण करते हैं। तो ये तो सब में करेंगे, सब में है एस के इलेक्ट्रॉन, तो सब में करेंगे। दूसरा है N-1 डी कक्षक के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, युग्मित नहीं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो आप देखिए कि स्कैंडियम में डी में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 सहसंयोजक बंध बनेगा। टाइटेनियम में 2 बंध बनेगा, वेनेडियम में 3 बंध बनेगा, यहां तक बढ़ेगा। क्रोमियम में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो है पर वो स्थायी है, इसलिए बंध नहीं बनाएगा, तो घट जाएगा क्वथनांक। मैंगनीज और स्थायी है तो और घट जाएगा। आयरन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है, बढ़ेगा, फिर घटता जाएगा। तो आप देखिए कि गलनांक और क्वथनांक पहले बढ़ता है फिर घटता है। फिर बारी आई परमाणु त्रिज्या, तीसरी चीज है हमारी परमाणु त्रिज्या। परमाणु की त्रिज्या 2 बातों पर निर्भर करती है। नाभिक कितना ताकतवर है, नाभिक का आकर्षण जितना ज्यादा होगा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा और त्रिज्या को कम करेगा। जबकि बीच में ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो वो आकर्षण को कम कर देंगे और इलेक्ट्रॉन को दूर धकेल देंगे, यानी परिरक्षण प्रभाव जितना अधिक होगा त्रिज्या ज्यादा हो जाएगी। तो 2 प्रभाव काम करते हैं। डी ब्लॉक तत्वों में बाएं से दाएं चलने पर आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन अंदर भरे जा रहे हैं। 4s में नहीं भर रहा है इलेक्ट्रॉन, किसमें भर रहा है? 3 4 में नहीं, 3। तो ऐसे में 2 प्रभाव काम करते हैं। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नाभिक का आकर्षण बढ़ता जाता है, जो त्रिज्या में कमी लाने का प्रयास करता है, जो त्रिज्या को घटाना चाहता है। जबकि N-1 डी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन जाते हैं, इनसे परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है, जो नाभिकीय आकर्षण को कम करके इलेक्ट्रॉन को दूर धक्का देता है। मतलब परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, जो त्रिज्या को बढ़ाना चाहता है। अब 2 प्रभाव काम कर रहे हैं। नाभिकीय आकर्षण खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को अंदर, परिरक्षण प्रभाव धक्का दे रहा है। शुरू में नाभिकीय आकर्षण ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन को वो अपनी ओर खींचते रहता है, तो त्रिज्या शुरू में घटती जाती है। लेकिन जैसे जैसे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, परिरक्षण प्रभाव भी ताकतवर हो रहा है। इसको ऐसा समझो कि
आप 5वीं कक्षा के छोटे बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, टग ऑफ वॉर रस्साकसी, आप अपनी तरफ खींच रहे हो, 5वीं का एक बच्चा अपनी तरफ, आप ताकतवर हो, आप नाभिक हो, तो उसको क्या करोगे, अपनी तरफ खींच लोगे। लेकिन थोड़ी देर बाद एक और 5वीं का बच्चा आ जा रहा है, तो अब आपको खींचना थोड़ा कठिन पड़ेगा, लेकिन खींच लोगे। फिर एक और बच्चा आ गया, खींच तो लोगे लेकिन ताकत ज्यादा लगेगी। तो उधर बच्चों की संख्या बढ़ रही है, तो उससे खिंचाव क्या हो रहा है, आप जितनी ताकत से पहले खींच रहे थे अब नहीं खींच पा रहे, क्योंकि वो भी खींच रहे हैं। तो ऐसा ही होता है, शुरू में प्रभावित नाभिकीय आवेश तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से त्रिज्या में कमी आती है, लेकिन परिरक्षण प्रभाव भी बढ़ता है, जो नाभिकीय आवेश को संतुलित करता जाता है। तो इसलिए आयरन, कोबाल्ट और निकल तक पहुंचते पहुंचते दोनों की ताकत बराबर हो जाती है और इनकी त्रिज्या में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता। कॉपर और जिंक के लिए अब वो 5वीं कक्षा के बच्चे ज्यादा हो गए, आपको खींच के ले जा रहे, मतलब परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ जाता है और त्रिज्या बढ़ जाती है, घटने की बजाय बढ़ जाती है। तो यही होता है त्रिज्या में परिवर्तन, पहले परमाणु त्रिज्या घटती है, फिर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर आखिरी 2 तत्वों के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, अब ये ठीक नहीं है इस समय, चलो ठीक है फिर भी। अच्छा, तो परमाणु त्रिज्या की बात अगर आप समझ गए, तो जैसे जैसे परमाणु त्रिज्या घटेगी वैसे वैसे आयतन घटेगा, परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी तो आयतन भी बढ़ेगा। दूसरा, घनत्व लगातार बढ़ता जाता है, घनत्व का लेना देना द्रव्यमान से, तो ठीक बात है, द्रव्यमान भी बढ़ता है, आयतन भी बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान ज्यादा बढ़ता है, आयतन उतना नहीं बढ़ पाता, इसलिए घनत्व सतत बढ़ता जाता है। अब हम आते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान देंगे। मानक इलेक्ट्रोड विभव, देखो ये सभी धातु है और इन सब के इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता हाइड्रोजन से ज्यादा है। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोजन की तुलना में ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन देने वाले तत्व है, सब के सब। एक आध उदाहरण को छोड़, अपवाद को छोड़ सकते हैं, लगभग सभी। तो जो भी जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा उसके इलेक्ट्रॉन विभव का मान उतना माइनस में होता है, उतना ऋण में होता है। तो स्कैंडियम सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसके लिए सबसे ज्यादा माइनस वैल्यू होगी -2.10। स्कैंडियम के लिए क्या मान है, -2.10। टाइटेनियम में नाभिकीय आकर्षण थोड़ा बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन देना थोड़ा मुश्किल हो गया, किसकी तुलना में, स्कैंडियम, हाइड्रोजन से नहीं, स्कैंडियम। तो घट के 1.6 हो गया, -1.6। यहां थोड़ा और कम। तो जैसे जैसे बाएं से दाएं चलते हैं, नाभिकीय आकर्षण बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घटती है और इसलिए मानक इलेक्ट्रॉन विभव का मान ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ता है। ठीक है, ऋण से धन की ओर आने को बढ़ता ही कहते हैं हम। ठीक, आखिरी में कॉपर के लिए ये धनात्मक हो जाता है, कॉपर के लिए ये मान है +0.34, क्योंकि ये स्थायित्व के चक्कर में भी इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, जबकि जिंक के लिए ये -0.76 है। तो हमने ये देखा कि ये मान बाएं से दाएं चलने पर ऋणात्मक मान घटता है, धनात्मक मान बढ़ता है। अब आते हैं आयनन विभव। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बाएं से दाएं चलने पर नाभिकीय आकर्षण बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो आयनन विभव भी
बढ़ेगा। इसके बाद आते हैं ऑक्सीकरण अवस्था। ये मैं आज का लास्ट टॉपिक बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा आज। ऑक्सीकरण अवस्था, नॉर्मली हम ये मानते हैं कि कोई भी तत्व मूल रूप से एक या दो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, पर यह बात संक्रमण तत्वों के लिए गलत है। स्कैंडियम 2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, टाइटेनियम 3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, वेनेडियम 4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है, क्रोमियम +1 से लेकर +6 तक दर्शाता है, मैंगनीज +2 से +7 तक दर्शाता है, फिर आयरन +6 तक, +5 तक, +4 तक ऐसे। तो पहली बात तो ये कि इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि संक्रमण तत्व एक से अधिक ऑक्सीकरण अवस्था या परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं क्यों दर्शाते हैं। पहला कारण यह है कि संक्रमण तत्वों में यह प्रश्न क्यों पूछा गया, क्योंकि संक्रमण तत्व के बाह्यतम कोश यानी 4s में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नियमानुसार इसकी ऑक्सीकरण अवस्था सिर्फ +2 होनी चाहिए। लेकिन संक्रमण तत्व में जो n-1d कक्षक है और 4s कक्षक, इनकी ऊर्जा में ज्यादा अंतर नहीं होता। तो ऐसे में s कक्षक के इलेक्ट्रॉन के तुरंत बाद b कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी बंध बनाने में भाग लेने लगते हैं। तो ये भी संयोजी इलेक्ट्रॉन की तरह व्यवहार करते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो पहला कारण, जो मुख्य कारण है, वो ये है कि संक्रमण तत्वों के लिए ms यानी बाह्यतम कोश के s कक्षक और n-1d कक्षक की ऊर्जा में अधिक अंतर नहीं होता, इसलिए s कक्षक के साथ साथ n-1d कक्षक के इलेक्ट्रॉन भी संयोजी इलेक्ट्रॉनों की तरह बंध निर्माण करते हैं। अब इसमें कुछ खास बातें। पहला, +2 अवस्था सबसे सामान्य, सभी तत्व +2 दर्शाते हैं। क्रोमियम और मैंगनीज सबसे अधिक +7 ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करता है। जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। तो 4-5 पॉइंट हमारे अधिक हो गए बताने लायक, तो इसको अच्छी तरह पढ़